गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल सीटेट कोचिंग सेंटर में। तो हम लोग हिस्ट्री को कर रहे थे, जिसमें चैप्टर नंबर 9 को करने वाले हैं, जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें बेसिकली क्या पढ़ना है, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, हरिसेन के बारे में पढ़ना है, हरिसेन द्वारा जो समुद्रगुप्त की नीतियाँ थी उनको पढ़ना है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति को पढ़ना है, प्रशस्तियाँ है क्या, होती क्या है, इन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इसमें डील करना है हम लोगों को। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चैप्टर को शुरू करते हैं, जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या बताती है हमें प्रशस्तियाँ? दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। तो एक नाटक होने वाला है जिसमें अरविंद जो है समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुले एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। जो अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख है, उसी से हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। तो इसकी रचना जो है समुद्रगुप्त के दरबार में रहे कवि, तो इनके दरबार में कौन कवि रहता था? तो हरिसेन। इसको याद रखना, एक बार बार सीटेट में पूछा जाता है कि जो समुद्रगुप्त के दरबार में कवि थे उसका नाम क्या था? तो हरिसेन। तो उन्होंने ही अपने काव्य में इनकी गुणगान की है। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। मतलब प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशस्ति का अर्थ ही होता है प्रशंसा करना। तो किसी भी राजा के बारे में अगर प्रशस्तियाँ हमें प्राप्त होती है तो उसमें राजा के गुणगान और बखान ही किए जाते हैं। राजा को हमेशा पॉजिटिव व्यू में देखा गया है प्रशस्तियों में, क्योंकि राजा की देखरेख में ही और राजा की प्रशंसा में यह जो लिखी जाती थी प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। जैसे हम लोग अध्याय 8 में पढ़ चुके हैं कि गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया था। तो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी की प्रशस्ति को हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको आप लोग को याद रखना है। और गुप्त काल में भी इसका महत्व और अधिक बढ़ गया था। तो समुद्रगुप्त की प्रशस्तियाँ, चलिए समुद्रगुप्त की प्रशस्तियों को देखते हैं। समुद्रगुप्त की प्रशस्तियाँ हमें क्या बताती है? कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की। देखिए यहाँ पे भी बताया गया है कि राजा कौन क्या था? राजा विद्वान था, उत्कृष्ट था, युद्धों को जीतने वाला था, योद्धा था। भरपूर प्रशंसा की गई है प्रशस्ति में। तो वही है प्रशस्ति जिसमें राजा का प्रशंसा किया जाए, वही है प्रशस्ति। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर तक बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है, तो उस वाक्य को देखते हैं। यह है योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान से कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हाथियों से लगे घाव दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। तो ये जो इन लोगों का लैंग्वेज था बहुत ही कठिन था, इसको समझना बहुत ही मुश्किल था कि योद्धा समुद्रगुप्त को जो है मैदान में है, उसको कुल्हाड़ियाँ, तीर, भाल, तिरछे, भाले, तलवार, इन सब चीज़ें लगे हुए हैं और घायल हैं और यह सुंदर लग रहे हैं। तो इतना चीज़ लगने से आदमी बचेगा थोड़ी ना। तो ये सब इन लोगों का गुणगान बखान करने, प्रशंसा करने का जो शब्द होता था। उसके बाद देखते हैं पूर्वी समुद्री तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे, उसी तरह कुछ क्षेत्र बैगनी और नीचे रंग भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति को में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन चार विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। मानचित्र दिया गया है, इसमें से आप लोगों को देखने के लिए कहा जा रहा है कि हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। तो दक्षिणापथ में कितने शासक आते हैं? तो 12 शासक। इनमें से कुछ की राजधानियों को देखने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब से हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। उसके बाद देखते हैं पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम तटीय, बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते हैं। समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उसके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। उसके चौथा पॉइंट से बाह्य इलाकों के शासक, जिन्हें नीले रंग से दिखाया गया, संभवतः कुषाण तथा शक शासक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी आते थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और उनकी पुत्रियों से विवाह किया। तो बिना बजाते हुए किसको दिखाया गया है? समुद्रगुप्त को। बिना बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है। इन सिक्कों में उन्हें बिना बजाते हुए दिखाया गया है। तो देखिए जो है समुद्रगुप्त बिना बजा रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिक्कों में बिना बजाते हुए किसको दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को। इस पॉइंट को याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो मानचित्र दिया गया है, जिसमें आगे हम लोग पढ़े उसको आप लोग को देख लेना है कहाँ कहाँ क्या दिया हुआ है। उसके बाद चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं वंशावलियाँ।
अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में ही बताती है। प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रति पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताता है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवीगण की थी और पिता चंद्रगुप्त जो थे गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी उपाधि धारण की थी। तो एक क्वेश्चन पूछेगा कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो चंद्रगुप्त जो गुप्त वंश के पहले शासक थे। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी, तो बाद में समुद्रगुप्त ने भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता चला गया। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट है विक्रम संवत। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से ही विक्रम संवत को जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इन संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। उसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में हम जो है बाद में शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों की सूची भी से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिमी भारत में सैन्य अभ्यास में अंतिम सख्त शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भर गया। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। हर्षवर्धन और हर्षचरित जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सीटेट के लिए, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उसकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 14 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी थी। तो राजा हर्षवर्धन थे और उनके दरबारी कवि कौन थे हर्षवर्धन के, तो बाणभट्ट। और उनके जो जीवन जो हर्षचरित के लेखक भी बाणभट्ट हैं, जिसको संस्कृत में उन्होंने लिखा है। तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखना है, नोट डाउन कर लीजिए। ये सब एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और यही सब पूछे भी जाएंगे, याद रखना है आप लोगों को। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उसकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन किया गया। चीनी यात्री हुएनत्सांग जो थे, जिनके बारे में आपने अध्याय 8 में पढ़ चुके हैं, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में ही रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उनका विस्तृत विवरण दिया है अपनी पुस्तक में। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलिकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। तो इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करना है और याद रखना है। उसके बाद आते हैं हम लोग पल्लव, चालुक्य और पुलिकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। तो प्रशस्तियाँ मतलब मैं बता चुकी हूँ क्या होता है। प्रशस्तियाँ मतलब राजा की प्रशंसा करना, उसको ही बोला जाता है प्रशस्ति। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राजा उसकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राजा कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह धार्मिक केंद्र भी बनता गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलिकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। तो पुलिकेशिन द्वितीय जो थे प्रसिद्ध चालुक्य शासक थे और उनके बारे में कौन हमको बताता है, तो रवि कीर्ति, जो उनके प्रशस्ति को लिखा है और दरबारी कवि थे। क्योंकि पुलिकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति थे, जो अपनी प्रशस्ति में इनके बारे में बताया है। इसमें उनके पूर्वजों, खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। तो ये सब पॉइंट जो है सीटेट का फेवरेट पॉइंट है। तो इन सब चीज़ों को नोट डाउन करना है और याद रखना है। सीटेट कहीं से क्वेश्चन नहीं करती है, सीटेट एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन करती है। तो इधर उधर ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़ना है, बस एनसीईआरटी में फोकस करना है, सीटेट आराम से निकलेगा। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इनके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। हर्ष का अर्थ क्या होता है? आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिससे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय
अल्पकालीन थी। लड़ाई के दोनों जो वंश दुर्बल होते गए, पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इनके बारे में आप 7th क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद है इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण था। तो राजा बनने के लिए क्या जरूरी होता, तो कर, भूमि कर जो उसका ज़्यादा होता था वो अधिक शक्तिशाली राजा होता था, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी ज़्यादा अच्छी होती थी, इस वजह से वो प्रजा में नियंत्रण रखते थे और प्रजा उससे खुश रहते थे। तो वही राजा क्या कहलाता था, शक्तिशाली राजा कहलाता था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होती थी, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरि सिंह अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करते थे, जैसे कि हरि सिंह एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमार माता अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। उसके बाद देखते हैं संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले के नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिक के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली होते जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। उसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है, एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इनके साथ साथ कुछ सेनानायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनसे कुछ को भूमि दान दिया जाता था। तो भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही इस युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। तो इस पॉइंट को जो है याद रखना है। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, वह सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। उसके बाद दक्षिण के राजाओं में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा मिली है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन होता था, तो उसको क्या कहा जाता था, सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने के बात की गई। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। नगरम जो है क्या था, तो व्यापारियों के एक संगठन का नाम था नगरम। इस पॉइंट को याद रखना कि नगरम क्या होता है, तो व्यापारियों के एक संगठन का नाम था नगरम। संभवतः इस सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इसमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। तो इन सारे पॉइंट्स को याद रखना है। उसमें से एक है उस ज़माने में आम लोग। तो उस ज़माने में जो आम लोगों का जीवन कैसा था, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। तो उसके उदाहरण हैं, कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवनों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों के संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया, ब्राह्मणों को जो है संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोगों तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाई दिए गए। तो प्राकृत भाषा जो थी ना, तो इस भाषा को आम लोग बोलते हैं। जैसे हम लोग अभी हिंदी बोलते हैं, अपना मातृभाषा, अपना क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, तो उस टाइम क्या था कि प्राकृत भाषा का ज़्यादा बोलबाला था। तो जनरल आदमी जो था प्राकृत भाषा को बोलता था, और जो संस्कृत है वो ब्राह्मण या उच्च जाति के लोग संस्कृत बोला करते थे। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम है। दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नामक एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राजकर्मियों के दुर्व्यवहार की बात की गई है। तो बेसिकली यहाँ याद रखना है कि अभिज्ञान शकुंतलम किसका रचना है, तो कालिदास का नाटक है, इसको याद रखना। उसमें राजा और शकुंतला नामक एक युवती की प्रेम कहानी को बताया गया है। उसका एक कहानी है जो इंटरेस्टिंग कहानी है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं।
उसके बाद चीनी यात्री फांशियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वह लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। तो कितना भेदभाव, कितना मन में भ्रांतियाँ थी लोगों का, तो इससे आप लोग देख सकते हैं। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। तो ये भी एक कहानी ही है राजाओं की सेना की, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद चलिए चैप्टर समाप्त हो गई। इसमें से जो उपयोगी शब्द है प्रशस्ति, तो प्रशस्ति तो आप लोग बता दिए आप लोगों को कि प्रशंसा। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं कि प्रशस्ति क्या है, आर्यावर्त क्या है, दक्षिणापद क्या है, वंशावली क्या है, अनुवांशिक क्या है, पदाधिकारी सामंत क्या थे, सभा क्या है, नगरम क्या है। इन सारे चीज़ों को मैं अभी पढ़ाई, जो ध्यान से सुने होंगे तो उनको याद आ रहा होगा, और याद नहीं आ रहा है तो आप लोग बार बार पढ़िए। यही सब चीज़ें सीटेट में पूछी जाती है। सीटेट कहीं से क्वेश्चन नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन करती है। और कंटेंट ज़्यादा मत पढ़िए, कम कंटेंट पढ़िए, ज़्यादा रिवीजन कीजिए, जिससे कि ज़्यादा चीज़ें याद हो सके। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, इन सबको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये क्लास 6 की एनसीईआरटी, क्लास 6 क्लास के बच्चों के लिए ये सारे प्रश्न हैं। अगर आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे तो कहाँ क्या पढ़ रहे हैं आप लोग। तो इन सब चीज़ों को सॉल्व करिए कि इसमें क्या क्या बताया गया है। जो महत्वपूर्ण तिथियां है इसको याद रखना है। कभी कभी सीटेट इसमें से क्वेश्चन करती है। गुप्त वंश की जो शुरुआत थी 1700 साल पहले हुई। गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले। हर्षवर्धन का शासन जो था 1400 साल से हुआ था। उसके इस युग में सैन्य संगठन बदलाव कैसा है, इस काल की प्रशासनिक व्यवस्था से नई नई चीज़ें क्या दिखती हैं, इन सब चीज़ों को याद करना है। तो इस चैप्टर से हम लोग क्या क्या सीखे, तो बेसिकली हम लोग प्रशस्ति के बारे में जाने कि प्रशस्ति क्या है। तो विशेष किस्म का अभिलेख है जिसमें राजा का प्रशंसा किया जाता है, और यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। तो प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है, प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा करना। और समुद्रगुप्त की प्रशस्तियाँ मिली है जो उनके कवि हरिसेन ने लिखा था। किसने लिखा था, तो हरिसेन ने। इसको याद रखना है। और हरिसेन द्वारा समुद्रगुप्त की नीतियों के बारे में भी बताया गया है कि कैसे ये करते थे। नौसेना और शासकों के समुद्रगुप्त को हराकर उसके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। दक्षिणापद के 12 शासक आते थे जिसमें सब हार मान गए थे, समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। उसके बाद जो है इसमें असम तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम में कई गण आते थे जो संघ कहलाते थे। इन सब चीज़ों को याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर में यही सब चीज़ें बताई गई है। अगर आप लोगों को मेरी पढ़ाई हुई इस सब से चैप्टर से अगर सीटेट में थोड़ी सी भी मदद करती है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगी। तो ऐसे ही कंटिन्यू आप लोग पढ़ाई करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।